नमस्कार मित्रों, आप सभी का टारगेट बिफोर एग्जाम्स में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग ईवीएस की दूसरी क्लास में उत्तर प्रदेश के शिक्षक भर्ती में ईवीएस सब्जेक्ट से पूछे जाने वाले उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पर्यावरण अध्ययन, इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो पहला क्वेश्चन है, सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। आपसे पूछा जा रहा है कि 1853 में भारत में पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ के बीच में चली थी। तो आपको याद होगा कि आपको पहले भी बताया गया था कि 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से थाने के बीच, कहाँ पे, बम्बई से थाने के बीच पहली यात्री ट्रेन चली थी। अब इसको और आप विस्तृत कैसे पढ़ सकते हैं, इसके लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि जैसे आपसे पूछ लिया गया कि जब 1853 में पहली यात्री ट्रेन चली मुंबई से थाने के बीच में, बम्बई से थाने के बीच में, तो उस समय गवर्नर कौन था। तो 1853 और 54 में कौन था, लॉर्ड डलहौजी। तो ये ट्रेन किसके समय में चली थी, लॉर्ड डलहौजी के समय में। सेकेंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है। तो ये आपको विकल्प दिया गया है, सोनपुर में, पुष्कर में, नासिक में, हरिद्वार में। तो आपने बिहार का सोनपुर का मेला तो बहुत सुना होगा जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोनपुर में। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, बिहार के सोनपुर में। अगर आपसे बिहार पूछा जाएगा, अगर आपके ऑप्शन में बिहार रहेगा, राज्यों का दिया रहेगा, तो आप बिहार लगाएंगे। और अगर आपको जिले के रूप में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे सोनपुर में। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लें, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी। विकल्प है 1961 में हुई थी, 1971 में हुई थी, 1981 में हुई थी कि 1951 में हुई थी। राष्ट्रीय एकता परिषद, इसे कहते हैं एनआईसी। एनआईसी की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1961 में। क्या हुई थी, 1961 में हुई थी। अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे है कि समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है। तो समता के अधिकार, आपको पता होगा कि संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। पहला कौन सा है, समानता, वही समता का अधिकार 14 से 18 में। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार चौथा 25 से 28। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो कह रहा है कि समता के अधिकार का उल्लेख कहाँ पे है, ये 14 से 18, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, समता मीन समानता। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं, किस देश में लचीला संविधान लागू है। किस देश में लचीला संविधान लागू है। तो ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि भारत का संविधान जो है वो लचीला है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत का संविधान कठोर तथा लचीला दोनों है। तो विकल्प देख लें, चाइना है, अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है और भारत है। तो बहुत से लोग तो भारत को ही टिक मार देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम का जो संविधान है वो लचीला है और भारत का संविधान कैसा है, कठोर तथा लचीला दोनों है। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है। आपको विकल्प दिया जाता है, गर्म मरुस्थल, सेकेंड में मानसून, तीसरे में टैगा, चौथे में टुंड्रा। तो आप लोगों को याद होगा, जब आप लोग एनसीईआरटी कक्षा 8 की बुक पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपने पढ़ा हो गया कि टुंड्रा प्रदेश में रेडियर पाया जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं। रेडियर टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। रेडियर टुंड्रा प्रदेश के निवासियों के लिए परिवहन और माल ढुलाई के काम में आते हैं।
ठंड से बचने के लिए यहाँ के निवासी रेडियर की खाल पहनते हैं तथा भोजन के रूप में रेडियर की मांस तथा दूध का उपयोग करते हैं। रेडियर एक जानवर है, ठीक है, जो टुंडा प्रदेश के निवासियों के लिए परिवहन का कार्य करता है और उसके उसके खाल के वस्त्र भी बनते हैं। तो आप इससे जान गए कि टुंडा प्रदेश में रेडियर नाम का एक जानवर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में कौन सा शीतोष्ण घास प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? क्वेश्चन को जरूर पूरा पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन को आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको जानकारी नहीं होगी कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोग बहुत जल्दी में होते हैं, जब आपको पेपर मिल जाता है तो आप इतनी जल्दी में होते हैं कि आप पूरे क्वेश्चन को नहीं रीड करते हैं और टिक मार देते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। आपने पढ़ लिया, सोचा कि अरे यार है तो लगा दिया। तो आप देखिए विकल्प में आपके कंपास दिया है, डाउन्स दिया है, पेरिस दिया है, पंपास दिया। तो ये जो कंपास है, ये जो आपकी कंपास है, ये क्या है? ये शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। ठीक है भैया, कंपास जो है आपकी शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। अब थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये जो घास वाले क्वेश्चन है, घास प्रदेश वाले क्वेश्चन, ये हमेशा आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो कुछ मैं बता देता हूँ। देखो ये जो पंपास है, पंपास ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में पाया जाता है। तो ये पंपास पाया जाता है अर्जेंटीना में। कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में। और जो ये पेरी है ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह कुछ घास के मैदान हैं जो कुछ देशों में पाए जाते हैं। इसकी मैं पूरी वीडियो बना दूंगा और आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, जिससे आपको याद करने में थोड़ी सी भी कठिनाई नहीं होगी। चलें अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है। जनसंख्या आप जानते हैं भैया, एशिया हम लोग कहाँ पे हैं बताइए? यूरोप में तो है नहीं, हम लोग एशिया में हैं। तो एशिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? एशिया में है। और एशिया में किस देश में है? चाइना में है या तो भारत में है ना? तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कौन सा हो जाएगा? आपको एशिया हो जाए। इसे तो आप आँख मूंद के लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? आप देखें भाई, ये जो थारू जनजाति है, अब देखो ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट प्राइमरी के पेपर में आपको जनजाति से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। जितना आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ टू सेम वही फंसेगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको थोड़ा सा आप प्रीवियस नॉलेज से आपको जोड़ रहा हूँ। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आप सारी वीडियो को देख कर जाइए, आपको सेम टू सेम सारे क्वेश्चन मिलेंगे। रही थोड़ी सी ईवीएस में बच्चे परेशान है, सर ये इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है तो इसमें क्यों ये जीएफ के क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब ये जनजाति भी पूछ लिया जा रहा है और चीज़ें पूछ ली जा रही हैं। तो ये जो ईवीएफ है, ये ईवीएफ को आप ये समझिए कि जीके जीएफ हो गया आपका। क्लियर? ये जीके जीएफ का पूरा सेक्शन हो गया। तो मैं जितने टॉपिक इसमें आएंगे उसकी मैं अलग से आपको प्रत्येक टॉपिक की वीडियो बना दूंगा, आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो क्वेश्चन आपका है, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? थारू। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन पे बड़ा विवाद था। जब उसमें देखो दिया है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, सेकेंड में दिया है उत्तराखंड में, सी में दिया है झारखंड में, चौथा है थार मरुस्थल में। तो अब आपको लोगों को बता दें कि ये जो थारू जनजाति है ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में भी पाई जाती है, उत्तराखंड में भी पाई जाती है। तो अब एक क्वेश्चन में दो विकल्प तो सही नहीं हो सकते। तो ये क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिससे आयोग ने, जो आपका शिक्षा आयोग है, उन्होंने क्या कहा था कि ए वाला और बी वाला दोनों विकल्प सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते थे, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है।
अब ये देखिए भिलाई इस्पात संयंत्र है, ठीक है। आपको याद होगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना के बीच में कुछ इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी, दुर्गापुर, भिलाई, है ना, ऐसे करके बोकारो करके कई इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। तो जब मैं पढ़ाऊंगा आपको पंचवर्षीय योजना पढ़ाऊंगा तो उसके तहत मैं सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा। तो भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित कहाँ है? भिलाई कहाँ पे है? भिलाई न तो उड़ीसा पे है, न तो मध्य प्रदेश में है, न तो झारखंड में है। अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, समझ में आ रही है क्लास? ठीक है, अगर आपको ये क्लासेस समझ में आ रही हैं, आपको ऐसी ही क्लास और चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको किस सब्जेक्ट की कौन सी क्लासेस चाहिए। लेकिन इस बात की इसमें गारंटी है कि ये जो क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको अपने यूपी टेट पेपर में डिक्टो सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो भारत में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था सारी जगह है, और नहीं भी है तो उसकी मांग भी की जा रही है। लेकिन जब ये क्वेश्चन 2019 और 20 में जब आया था तब उस समय क्या कंडीशन थी? इसमें विकल्प क्या दिया है? विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, फी है पंचायती राज संस्थाओं में, लोकसभा में। जब मैं पंचायती राज व्यवस्था पढ़ा रहा था तो उसमें हमने बताया था कि महिलाओं को आरक्षण कहाँ पे है? पंचायती राज संस्थाओं में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाएगा, जब आपको पॉलिटी पढ़ाई जाएगी तो उसमें आपको बताया जाएगा कि लोकसभा के मेंबर की कितनी कम से कम एज होनी चाहिए, राज्यसभा मेंबर की कितनी होनी चाहिए, राज्यपाल की कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं 45 ईयर दिया है, 50 दिया है, 30 दिया है। तो आपको बता दिया जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? वो भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, तो ये सब इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम 35 होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? अच्छा, बहुत से लड़के चैलेंज करते हैं कि सर ये वाला आंसर नहीं होगा, वो वाला आंसर होगा। तो आंसर क्या होता है कि आप विकल्प के अकॉर्डिंग लगाते हैं, ना कि आपको कितना ज्ञान है उस पर आप जोर देते हैं। तो विकल्प में लिखा है केरला, सेकेंड में जम्मू कश्मीर, तीसरे में मध्य प्रदेश, चौथे में बिहार। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया? केरला, ए वाला। 1959 में सर्वप्रथम यहीं पे 356 का प्रयोग हुआ। 356 क्या है? 356 में क्या होता है कि राज्य सरकार को बर्खास्त करके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्या है? अगला है, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? पहला ऑप्शन है गृह कर, चुंगी कर, मनोरंजन कर। तो भैया ये सारे जो कर हैं ये नगर निगम लगा सकती है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। इस प्रकार के सारे कर नगर निगम। अगला क्वेश्चन, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह कौन सा है? विकल्प मिल जाता है आपको पार्थेनियम, हिस्टेरोफोरस, बी में मिल जाता है आर्कोर्निया क्रॉसिफर जिसे जलकुंभी कहा जाता है। तो आप जब ये जलकुंभी है, ये जलकुंभी को आपने देखा है जहाँ पे इसको डाल दो या फिर जहाँ पे होता है ये पूरा एकदम से खरपतवार जैसा ये फैल ही जाता है। तो आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप जलकुंभी लगा लीजिए। ठीक है, बी नंबर आपका विकल्प सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखें, वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो वायरस है वो अजैविक है, इसके लक्षण कैसे आपको पता चल जाएगा कि ये अजैविक है? तो इसमें ए नंबर है, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, ये तो बिल्कुल गलत है। या प्रजनन नहीं कर सकता, ये भी गलत है। इसका सी नंबर देखें, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जाता
परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब ये आपका वायरस क्या हो जाता है, क्रिस्टल के रूप में क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो इसे कहते हैं परिवर्तित किया जा सकता है, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपसे, हार्मोन्स के बारे में, पकाने में कौन सहायक है, फलों को कौन पकाता है। तो इसको एक बार पढ़ लेना कायदे से। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, एक है जिब्रेलिन, दूसरा है फाइटोकाइनिन, तीसरा है इथाइलिन, चौथा है ऑक्सिन। तो ये सी नंबर आप जो है इथाइलिन जो है ये क्या है, ये गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला पादप हार्मोन है, और जो क्या करता है, कच्चे फलों को पका लिया जाता है। अभी आप लोग देखते हैं ना कि आपको सीजन के पहले आपको फल पके हुए मिलते हैं, तो ये क्या है, कौन काम करता है, इथाइलिन, जो किस में पाई जाती है, गैसीय अवस्था में पाई जाती है, और ये फलों को पकाने में सहायक होते हैं। अब अगला क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवी जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। अरे ये कह रहा है कि आपको बताना है कि ऐसा एक जीवाणु को बताया जाता है जो जमीन के नीचे रहता है। तो आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, गांठों में मटर, जैसे मटर के पौधे के गांठों में होता है ना, जमीन में पौधों के, जैसे अरहर का जो होता है पेड़ होता है उसकी में होता है। तो एक आपने पढ़ा होगा, राइजोबियम तो नहीं है भाई, विब्रियो भी नहीं है, एजेटोबैक्टर भी नहीं है, तो क्या है, क्लॉस्ट्रीडियम। क्या है, क्लॉस्ट्रीडियम जो है ऐसा है, क्लॉस्ट्रीडियम ऐसा जीवाणु है जो क्या करता है, जमीन के नीचे और कहाँ पे रहता है, जड़ों की गांठों में पाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में समान रूप से पाया जाता है। कह रहा है कि किस प्रकार का डीएनए कोशिका में समान रूप से पाया जाता है। तो सी डीएनए, जेड डीएनए, ए डीएनए, तो क्या पाया जाता है, बी डीएनए पाया जाता है। ठीक है, कौन, बी डीएनए। डीएनए की खोज किसने की थी, वाटसन एवं क्रिक ने क्या किया था, वाटसन एवं क्रिक ने जिसे डीएनए अणु की संरचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया था डीएनए का। अगला क्वेश्चन देखें। निम्न में से कौन अचल जीव का उदाहरण है, लीच, काइटन, इक्नस या क्या है, यूप्लेक्टेला। तो ये जो है यूप्लेक्टेला जो है ये क्या है, ये पोरीफेरा संघ का जंतु है, और ये कैसा जीव है, ये अचल जीव है। इसको थोड़ा सा आप अंग्रेजी में पढ़ लेंगे। विच इज द एग्जाम्पल ऑफ द फेफिली एनिमल एमंग फॉलोइंग। तो आप देखेंगे कि ये जो ये है ना, ये कैसा है, ये पोरीफेरा संघ का। ये जीव विज्ञान का क्वेश्चन है, जब जीव विज्ञान आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा किस संघ का है। तो ये पोरीफेरा संघ का जंतु है, और ये कैसा जीव है, ये अचल जीव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लें। प्रोटीन अणुओं की इकाई है। पहला विकल्प है वसा अम्ल है, दूसरा है अमीनो अम्ल है, सी है विटामिन, डी है ग्लूकोज। तो आपको पता होगा कि अमीनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण की इकाई होती है। आपको पता हो गया कि प्रोटीन के अणुओं की इकाई कौन है भैया, तो अमीनो अम्ल हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो पहला है लवक, दूसरा है रिक्तिकाएँ, तीसरा है तारकाएँ, सेल्यूलोज कोशिका भित्ति। तो आपको पता होगा कि तारकाएँ जो होता है वो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो फिर ये पादप कोशिका में क्या होगा भाई, एब्सेंट होगा, है ना, अनुपस्थिति होगा। अगला क्वेश्चन देखें। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि होती है कि अधिवृक्क ग्रंथि होती है कि यकृत की अग्नाशय है। तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, आप क्या बताएंगे भैया, यकृत बताएंगे, मतलब लीवर बताएंगे। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। अब उत्तर प्रदेश का भाई पेपर है, तो आप ये समझ के चलिए कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आपको उत्तर प्रदेश को बहुत डीपली नहीं पढ़ना है, कुछ बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी है जिससे आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे।
तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है, इतना तो सबको पता होना चाहिए। मोर तो होगा नहीं भाई, मोर तो राष्ट्रीय है। गौरैया तो होगा नहीं, तोता तो होगा ना, तो क्या होता है, फारफ या क्रेन। ठीक है, और नीचे भी लिखा देखने एक बार, राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पक्षी फारस, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश। ये चारों में से हमेशा आपके यूपी टेट के पेपर में एक क्वेश्चन तो दे ही देता है। अब अगला देखें, अगला है पुरवा किस अधिवास में शामिल है। पुरवा, अरे यार गांव के लोग वो पुरवा नहीं जानते, कहते अरे एक पुरवा है ना। तो भैया ये रूरल में है, ग्रामीण में, रेखी नगरी खंड नहीं है। पुरवा सुना होगा गांव के पुरवा है, तो ये ग्रामीण में है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है। आपका क्वेश्चन है कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है। पहला नंबर है यूराल, बी नंबर है अपलेफियन, तीसरा है किलिमंजारो, डी नंबर है अरावली। आपसे पूछ रहा है ज्वालामुखी पर्वत, पर्वत नहीं पूछा जा रहा, आपसे ज्वालामुखी पर्वत पूछा जा रहा है। तो आपको पता होगा कि तंजानिया में किलिमंजारो है, जो कैसा ज्वालामुखी है, निफिक्री ज्वालामुखी, मतलब इससे किसी को खतरा उतरा नहीं है। अगला देखें, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। भैया एलिफेंटा कहाँ है, एलिफेंटा अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं भी जानते होंगे। तो कुछ नहीं, आंख मूंद के आप क्या मार देंगे, मुंबई तट मार देंगे। अगला देखें, मानसूनी वन पाए जाते हैं। पूछ रहा है आपसे कि मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं। तो इसमें क्या दिया है कि कुछ वर्षा मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है। ठीक है, यही है। तो 150 से 200 सेंटीमीटर, 50 से 150, 70 से 100। तो आपको बता दें कि मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं, 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मानसूनी वन पाए जाते हैं। अगला देखें क्वेश्चन क्या है, कार्बी एगलोक पठार विस्तार है। देखें ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया लग रहा है। कार्बी एगलोक पठार विस्तार है, पहला हिमालय का, तिब्बत का तो नहीं है, फान पठार का भी नहीं है, तो ये क्या है, प्रायद्वीप पठार का। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह आप हमारे इस चैनल पे टारगेट बिफोर एग्जाम से जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।